बहुत बार प्रेगनेंसी अधूरे महीने पर डिलीवरी हो जाती है, छठे महीने, सातवें महीने, आठवें महीने। और उस अधूरे महीने पर डिलीवरी होने के कारण बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। कभी कभार बच्चे ज़िंदा भी नहीं रह पाते। आज इस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको हमारी भाषा में प्री टर्म डिलीवरी बोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत, मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हम दोनों कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट मातृत्व हॉस्पिटल बड़ोदरा से हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। सपना, ये जो प्री टर्म डिलीवरी जो हमने आज टॉपिक लिया है वो कितना कॉमन है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों सिग्निफिकेंट टॉपिक है हमारे लिए? प्री टर्म डिलीवरी से मतलब ये होता है कि अधूरे महीने डिलीवरी। अधूरे महीने डिलीवरी का मतलब है कि ऐसी डिलीवरीज जो 37 वीक्स से पहले हो जाती हैं या समय से पहले हो जाती है, उनको प्री टर्म डिलीवरी या प्री टर्म बर्थ बोलते हैं। पहले तो आप ये बताओ हमारे व्यूअर्स को कि टर्म डिलीवरी किस चीज़ को बोलते हैं हम लोग, और प्री टर्म हम लोग किस बात में बात कर रहे हैं? तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि जो डिलीवरी के हम जो डेट देते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, वो 40 वीक्स होता है। जब हम मासिक की तारीख से, पीरियड की तारीख से जब उसको गिनते हैं तो वो 40 वीक्स होता है। लेकिन 37 वीक्स हमारा कट ऑफ होता है और 37 वीक्स तक बच्चा कम्प्लीटली मेच्योर हो जाता है, उसकी लंग मेच्योरिटी हो जाती है। इसलिए कोई भी डिलीवरी जो 37 वीक्स से पहले हो जाती है उसको हम प्री टर्म डिलीवरी बोलते हैं। और इसमें होने में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस और मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर अगर ये प्री टर्म डिलीवरी सपोज हो गई तो बच्चे में कौन कौन से सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं? हम लोगों को क्यों डर लगता है? 3-4 कॉम्प्लिकेशन आप ऐसे बताएं कि एज ए ऑब्स्टेट्रिशियन हम लोग कोई भी हालत में प्री टर्म डिलीवरी प्रिवेंट करना क्यों चाहते हैं, क्यों हम चाहते हैं कि ये अधूरे महीने का बच्चा डिलीवरी नहीं हो? प्री टर्म डिलीवरी अधूरे महीने में अगर 37 वीक्स से पहले हो रही है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो कौन से वीक्स पे हो रही है, क्योंकि इसमें हमारा मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट टोटली अलग हो जाता है। फिर भी जनरली कोई भी बच्चा जो अधूरे महीने डिलीवर हो रहा है उसका लंग डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता है। ऐसा बोला जाता है कि जो फीटस है, बेबी है, उसके जो लंग्स हैं वो 34 वीक्स के आसपास डेवलप होते हैं कम्प्लीटली। लेकिन टोटल मैच्योरिटी आने में, जिसमें बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ है, उसका डेवलपमेंट है, उसका बर्थ वेट होता है, और ख़ास तौर से बच्चे की सकिंग रिफ्लेक्स, कि डिलीवरी होने के बाद वो माँ के दूध को सक कर पाए, ये सारे जो रिफ्लेक्सेस है उनका डेवलपमेंट 37 वीक्स पर ही कंप्लीट होता है। तो ऐसे बच्चे जो 37 वीक्स के पहले डिलीवर हो जाते हैं तो वो कमज़ोर होते हैं, उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है, उनमें इन्फेक्शंस ज़्यादा हो सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो खुद से सांस नहीं ले पाते हैं, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, उनको हमको ऑक्सीजन का सहारा देना पड़ता है। अलग अलग स्टेज पे अलग अलग मैनेजमेंट होता है और उनमें कई सारे कॉम्प्लिकेशंस लाइक नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस हो सकता है या ब्रेन में इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो सकता है। आपने ये 4-5 चीज़ों के बारे में बात किया, हम लोग एक एक करके पॉइंट डिस्कस करते हैं। आपने बोला बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, उसका लंग का डेवलपमेंट बराबर नहीं होता है, उसको हम लोग हमारी मेडिकल भाषा में ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया BPD बोलते हैं। तो ये लंग का डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होता है? आपने बोला 34 वीक्स पे कंप्लीट होता है, तो कब से स्टार्ट होता है और वो ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया एक्चुअली होता क्या है? जो लंग के डेवलपमेंट की बात करें तो लाइक 24 वीक्स के बाद ये स्टार्ट होता है और टोटल कंप्लीट होने में अराउंड 34 to 35 वीक्स लंग डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। एक डिलीवरी के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो फर्स्ट क्राई है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें लंग्स बलून की तरह, पैराशूट की तरह फूलते हैं, और जब अगर वो अंडर डेवलप्ड है या उनका डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है तो ऐसा बच्चा जो बॉर्न हो गया है उसमें ये प्रोसेस नहीं हो पाता है और उनमें ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया, जो डेवलपमेंटल डिले होता है लंग का, वो होता है। पेट के अंदर जब बच्चा होता है तो वो बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड से कवर्ड होता है, पूरा सराउंडेड होता है, उसके लंग्स के अंदर भी एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ होता है। जब बाहर आता है तो पहला एयर कॉन्टैक्ट से सरफेस टेंशन के कारण वो एल्वियोलाई जो होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड से भरे होते हैं, वो एक्सपांड होते हैं और उसके अंदर हवा जाती है। उस प्रोसेस के लिए सरफेस टेंशन कम होना ज़रूरी है, उसके लिए सरफेक्टेंट करके एक मॉलिक्यूल होता है, वो होना बहुत ज़रूरी है, जो प्री टर्म बच्चों में नहीं होता है।
इसलिए ऐसे प्री टर्म बच्चे जब डिलीवर होते हैं और उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो NICU नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में जब वो बच्चे जाते हैं तो बच्चे के डॉक्टर उनको सर्फेक्टेंट के इंजेक्शन लगाते हैं। वो बहुत महंगे इंजेक्शन आते हैं। तो सबसे पहला चीज़ हमारा ये हुआ कि प्री टर्म बच्चे जो होते हैं उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया के कारण, हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज़ भी इसको बोलते हैं। कभी कभी उस कारण उनको वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ता है, डिपेंड करता है कि कितने वीक्स पे हुआ। दूसरा पॉइंट आपने बोला नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस NEC बोलते हैं, वो क्या होता है और उसके क्या तकलीफ हो सकती है उसके कारण? नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि पेट में काफ़ी सारे बैक्टीरिया होते हैं और कई बार ये डेवलपमेंटल इशू और रोग प्रतिकार इन्फेक्शंस जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि इम्यूनिटी उनकी कम है, सेप्टिसीमिया वगैरह हो रहा है अगर बच्चे में, तो उसकी वजह से इंटेस्टिनल परफोरेशंस हो सकते हैं, ऑल्टर्ड फ्लोरा हो सकता है और अंदर ब्लीडिंग चालू हो सकता है। इसके अलावा जो हम लोग NICU के बच्चों को देखते हैं 28, 30, 31 वीक्स पे बच्चों में कुछ विजुअल प्रॉब्लम्स आते हैं, रेटिनल प्रॉब्लम्स आते हैं। उसके अलावा कभी कभी जो वेंटिलेटर पे बच्चे होते हैं, कोई भी कारण से उनको ब्रेन में सप्लाई नहीं पहुंचता है, तो ऐसे बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता है, कभी कभी सेरिब्रल पाल्सी भी होता है। इसलिए ये सारी तकलीफ़ें और इसके अलावा बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। कभी कभी ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम के बच्चे आते हैं, कभी कभी उनको सुनने में तकलीफ़ होती है, कभी कभी उनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स डिले आते हैं। तो ऐसी सब चीज़ों को प्रिवेंट करना हम लोगों को, ऑब्स्टेट्रिशियंस लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोगों ने आज ये टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, ये प्री टर्म लेबर होने के मेन 4-5 कारण क्या हैं? किन किन हम लोग पहले से पता कर सकते हैं कि ये इस फीमेल में प्री टर्म डिलीवरी होने के चांस हैं? कुछ स्पेसिफिक कारण हैं हमारे लिए? अभी हमने इतनी सारी बातें डिस्कस करी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको डर जाना है और ऐसे बच्चे हमेशा ही गड़बड़ होते हैं या उनका डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता है। आज के ज़माने में हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ है, हमारा जो NICU सपोर्ट है, उससे कम वज़न के बच्चे भी जी रहे हैं और उनका डेवलपमेंट भी नॉर्मल हो रहा है। तो यहाँ पे कोई ऐसी मेजर घबराने की बात नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि आखिरकार ये प्री टर्म लेबर होता क्यों है, अधूरे महीने डिलीवरी का दर्द क्यों चालू हो सकता है और क्या कारणों की वजह से चालू हो सकता है। जैसे कि इसमें हमारे लिए हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि महिला की प्रीवियस कोई प्रेगनेंसी में अगर उनको अधूरे महीने डिलीवरी हुआ है या 16 हफ्ते के बाद उनके अधूरे महीने अबॉर्शंस हो गए हैं, तो ये हिस्ट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे केसेस में ये चीज़ फिर से दोबारा होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। दूसरी बात, उनको कोई भी प्रकार के इन्फेक्शंस, योनि के भाग के इन्फेक्शंस, खास तौर से बैक्टीरियल वेजाइनोसिस की हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, जिसमें वाइट डिस्चार्ज है, खुजली है या डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इस तरह के इन्फेक्शंस हो तो उसमें भी ये कारण हो सकते हैं। कई बार महिला की जो बच्चेदानी का जो आकार या शेप है वो अलग अलग बनावट होती है, जैसे उनमें यूट्राइन यूनिकॉर्निएट यूट्रस है, बाइकॉर्निएट यूट्रस है, तो इस तरह की बच्चेदानी में भी प्रेगनेंसी में शॉर्ट सर्विक्स होता है और बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है और उनमें अधूरे महीने प्री टर्म डिलीवरी होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। साथ में बच्चेदानी में कोई सूजन है, लाइक फाइब्रॉइड्स की गांठें हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ट्विन प्रेगनेंसीज, इनमें ये बहुत ज़्यादा है, IVF प्रेगनेंसीज, क्योंकि उनमें मल्टीपल प्रेगनेंसीज ज़्यादा होती हैं। तो ये कुछ मेजर कारण है जहाँ पे ये होता है। और बेसिकली द मैकेनिज्म इज़ की इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन, ये दोनों ही चीज़ें महिला की जो प्रसूता है उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे साइटोकाइंस और प्रोस्टाग्लैंडिन्स ट्रिगर होते हैं जो प्री टर्म डिलीवरी के पेन को ट्रिगर करते हैं। सपना ने यूट्राइन फैक्टर्स के बारे में बात की। मुलरिन एब्नॉर्मलिटीज़ होते हैं, बाइकॉर्निएट यूट्रस या यूनिकॉर्निएट यूट्रस। उसमें यूट्रस के अंदर की जो जगह होती है जहाँ बच्चा रहता है वो रिलेटिवली कम होती है। जब बच्चे इंट्रा यूट्राइन स्पेस कम होती है तो सर्विक्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है और अधूरे महीने पे डिलीवरी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। कभी कभी सर्विक्स की लेंथ बहुत छोटी होती है, शॉर्ट सर्विक्स होता है, तो उसमें भी ये चांसेस होते हैं। कभी कभी सेप्टेट यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर छोटा सा सब सेप्टेट पर्दा होता है, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। सपना ने इन्फेक्शन की बात की, यूरिन में इन्फेक्शन, वजाइना में इन्फेक्शन, पेल्विस में इन्फेक्शन या कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या लंबे टाइम फीवर रहता है तो भी वो प्री टर्म लेबर पेन को प्रेसिपिटेट कर सकता है। अच्छा, ये बताओ कि हमारे ये फैक्टर से जो हमने कारण जाने,
हम लोग कुछ शुरुआत की प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये पेशेंट का प्री टर्म लेबर पेन ना हो, फर्स्ट 3 मंथ्स में या चौथे महीने पे ऐसा कुछ कर सकते हैं जाकि हमको पता चल जाए कि इस पेशेंट को प्री टर्म लेबर पेन होने के चांस है। आपने कुछ रिस्क कैलकुलेशन की बात कर रहे थे, उस बारे में कुछ बताइए। जी, इसमें प्री टर्म डिलीवरीज को प्रिडिक्ट करा जा सकता है और हमारे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंटी स्कैन होते हैं उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो ऑनलाइन कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल है या हमारे फीटल मेडिसिन वेबसाइट्स पे अवेलेबल है और उससे हम महिला के पैरामीटर्स को डाल के रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। खास तौर से ऐसी महिलाएं जिनको प्रीवियस प्रेगनेंसीज में प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क रहा है और उनकी हुई है, तो ये कैलकुलेटर्स अवेलेबल है जिससे हम कैलकुलेट कर पाते हैं। इसके अलावा जैसे हमने बोला कि नंबर 1 रिस्क फैक्टर ये है कि जिसकी प्रीवियस डिलीवरी में ये हुआ है तो उनके लिए रिस्क अगेन बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो हम लोग पहले से ही उनका 12 वीक्स के बाद ही रेगुलर बेसिस पे हम लोग उनकी सर्वाइकल लेंथ मॉनिटरिंग करते हैं सोनोग्राफिकली, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के से, और हम इस तरह की महिलाओं को हाई रिस्क कैटेगरी पे रखते हैं। और कभी भी अगर हमको वो उसमें कुछ सर्वाइकल लेंथ में चेंजेस मिलते हैं तो हम अकॉर्डिंगली उसका डिसीजन लेते हैं। इस सर्वाइकल लेंथ का कट ऑफ क्या है? इसमें सर्वाइकल लेंथ का कट ऑफ हमारा है 2.5 सेंटीमीटर और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी होना चाहिए और बिल्कुल प्रॉपर उसके जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से होना चाहिए। अगर हमारी 12 to 13 वीक स्कैन पे अगर ये अच्छी लेंथ है, लाइक इट इज़ मोर देन 3 सेंटीमीटर या मोर देन 2.5 सेंटीमीटर, तो हम अराउंड 16 वीक्स के आसपास हम उसको फिर से चेक करना पड़ता है। और ऐसे पेशेंट्स में और या फिर कभी उनको पेट में दर्द हो रहा है, कमर में पेन हो रहा है, लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में क्रैम्प्स हो रहे हैं, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तब भी हम उसको वापस से मॉनिटरिंग करते हैं और रेगुलर बेसिस पे उनको इन्फेक्शन ना हो उसकी इन्फेक्शन स्क्रीनिंग लाइक वेजाइनल स्वैब्स वगैरह हम ले सकते हैं। कोई भी यूरिन इन्फेक्शन है तो यूरिन रूटीन माइक्रो या यूरिन कल्चर करा के हम उसको रूल आउट कर सकते हैं। अगर उनमें बॉडी में डायबिटीज़ का फैक्टर है, क्योंकि डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें बार बार इन्फेक्शंस बहुत होता है और इन्फेक्शन अपने आप में एक मेजर कारण है प्री टर्म डिलीवरी का, तो वो हमको स्क्रीन करते रहना पड़ता है और उनको टाइम टू टाइम प्रोबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करना भी ज़रूरी है थ्रू डाइट एंड थ्रू सप्लीमेंट्स। आपने ये कट ऑफ बोला 2.5 सेंटीमीटर का, अगर हमारा 13 वीक्स एंटी स्कैन पे ये हमारी सपोज सर्वाइकल लेंथ 2.4 सेंटीमीटर है तो हम इस पर क्या एक्शन लेंगे? जी, अभी आपने जैसे एक मुझे केस सिनेरियो दे दिया कि उनका 12 वीक्स का स्कैन हुआ है, एंटी स्कैन हुआ है। अब हमको इसमें केस देखना पड़ेगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, नेचुरली कंसीव्ड है, नॉर्मल यूट्रस है, कोई और हाई रिस्क फैक्टर्स लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब ऑटोइम्यून फैक्टर्स अगर बॉडी में नहीं है, प्रीवियस कोई हिस्ट्री नहीं है, तो हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं। एकदम से वो इतना अलार्मिंग नहीं है। हम लोग अनदर 15 to 22 to 3 वीक्स इंटरवल पे हम फिर से इसको फॉलोअप कर सकते हैं। पेशेंट को प्रोजेस्टेरॉन का सपोर्ट दे सकते हैं और इन्फेक्शन स्क्रीन करके इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं। आपने ये प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट बात किया। प्रोजेस्टेरॉन हमारे पास इंजेक्शंस में अवेलेबल है, प्रोजेस्टेरॉन हमारे पास वजाइनल सपोजिटरीज में अवेलेबल है, ओरल सस्टेन रिलीज कैप्सूल्स अवेलेबल है। तो ऐसे पेशेंट्स में जिनका सर्वाइकल लेंथ 2.2, 2.3, 2.4 सेंटीमीटर है, आप उसमें कौन से टाइप का प्रोजेस्टेरॉन देना पसंद करेंगे? क्योंकि सर्वाइकल लेंथ छोटी हो रही है तो उसमें बच्चेदानी का मुंह खुल सकता है और अभी हमारा प्रेगनेंसी बहुत अर्ली फेज में है, तो हमारे लिए प्रोजेस्टेरॉन इज़ द नंबर 1 हार्मोन जो हमको उसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी। और आइडियली इसकी जो बेस्ट रूट ऑफ देने का जो तरीका है वो होता है वेजाइनल, इंट्रा वेजाइनल टैबलेट्स जो होती हैं, वेजाइनल सपोजिटरीज होती है, दे आर द बेस्ट क्योंकि वो डायरेक्ट वेजाइना में इंसर्ट करी जाती है। पेशेंट को हम समझाते हैं कि उसको अंदर तक पुश करना है और ये डायरेक्ट बच्चेदानी के मुंह पे सर्विक्स पे एक्ट करती है। जब हम लोग प्रोजेस्टेरॉन के कैप्सूल्स रखते हैं तो वजाइना में बिल्कुल सर्विक्स के पास रखने का कोशिश करते हैं। सर्विक्स एक देखा जाए तो 4 सेंटीमीटर लंबी हॉलो मस्कुलर ट्यूब लगभग ऐसी होती है और सर्विक्स के अंदर जो मसल होते हैं वो सर्कुलर स्मूथ मसल्स फाइबर होते हैं। और जब प्रोजेस्टेरॉन कैप्सूल को हम लोग सर्विक्स के पास रखते हैं तो वो स्मूथ मसल फाइबर्स को टाइटली बंद करके स्पाज़म करने की कोशिश करता है ताकि वो यूट्रस का माउथ सर्विक्स टाइटली बंद रहे। हमारा ऐसा मानना है कि ऐसे पेशेंट्स में ओरल सस्टेन रिलीज प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट्स बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है। तो कुछ हद तक प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शंस वीकली या फिर डेली इंजेक्शंस फ़ायदा करते हैं, लेकिन वो बहुत पेनफुल होते हैं क्योंकि वो ऑयली होते हैं। अच्छा, यही पेशेंट को 2 वीक्स के बाद आपने दोबारा रिवैल्यूएट किया, सर्वाइकल लेंथ सेम है 2.4 सेंटीमीटर, जैसा आपने बोला कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है,
कोई पास हिस्ट्री ऑफ डीएनसी नहीं है, कोई इनफर्टिलिटी कंसेप्ट नहीं है, तो आगे आप इस पेशेंट में प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यूस चालू रखेंगे? यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन तो हमको कंटिन्यूसली चालू रखना ही है, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी हाई रिस्क फैक्टर में है। क्योंकि इस समय पर अगर देखा जाए तो 12 to 13 वीक्स के आसपास फीमेल्स की जो सर्वाइकल लेंथ होती है वो नॉर्मली मोर देन 3 सेंटीमीटर अप टू 4 सेंटीमीटर होती है, जैसे आपने बताया। तो यहाँ पे ऑलरेडी पेशेंट हाई रिस्क में है। इसमें हम उनको हैवी वर्क अवॉइड करने का बोल ही चुके हैं। उनको वेजाइनल सपोर्ट देना है, इंजेक्शन की ज़रूरत है तो वो भी, और साथ में उनके कोई सिम्टम्स है, उनको पेन एब्डोमेन हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी काउंसलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पेशेंट को इस चीज़ के लिए हमको तैयार करना पड़ेगा कि उनके बच्चेदानी का मुँह छोटा है, लेंथ कम है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमको वहाँ पे सर्वाइकल स्टिच लेना पड़ सकता है। क्योंकि कई बार पेशेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते और समझ भी नहीं पाते हैं, और टाइम टू टाइम हम उनको मॉनिटर करके बता सकते हैं कि अभी 16 वीक्स और 18 वीक्स तक भी अगर वो सेम है, क्योंकि 14 to 16 वीक्स इज़ अ वेरी गुड टाइम जहाँ पे हम सर्वाइकल स्टिच हमारे लिए अगर लेना है। क्योंकि अगर एक बार लेंथ हमारे कट ऑफ से बहुत ज़्यादा छोटी हो गई तो हमको सर्वाइकल स्टिच लेने में तकलीफ हो सकती है, टेक्निकली वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, बैक ऑफ मेम्ब्रेन्स रप्चर हो सकता है। इसलिए यहाँ पे हमको रिस्क और बेनिफिट दोनों को वे करना पड़ेगा और अप्रोप्रिएट टाइम पे अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना पड़ेगा। हम लोग ऐसा करते हैं 12 to 14 वीक्स पे अगर सर्वाइकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर के कम है तो 2 वीक्स प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। सर्वाइकल लेंथ मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि डायनामिक होती है। एक बार अगर 2.4 सेंटीमीटर है तो 2 हफ्ते बाद शायद 2.6 भी हो सकती है, 2.2 भी हो सकता है, लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। लेकिन अगर 0.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा कम हो रहा है 2 वीक्स के बाद तो हम लोग सर्वाइकल स्टिच लेने का डिसीज़न लेते हैं। लेकिन अगर वो 20, जैसा सपना ने बोला 16 वीक्स पे भी 2.4 सेंटीमीटर ही है तो हम लोग 20 वीक्स पे दोबारा एवेल्युएट करेंगे और एक लोएस्ट टारगेट पेशेंट को दे के चलेंगे कि अगर आपका 2 सेंटीमीटर से कम होता है तो हमको रेस्क्यू सर्कलाज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम लोग 24 वीक्स पे दोबारा करेंगे। 24 वीक्स पे भी अगर 2.5 सेंटीमीटर से कम आता है तो फिर हम लोग रिस्क नहीं लेते, तो फिर हम लोग उसको सर्वाइकल एनसर्कलाज कर लेते हैं। सर्वाइकल एनसर्कलाज क्या होता है वो हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? अभी आपने यहाँ पे जो प्रोटोकॉल बताया ये हमारा पर्सनल चॉइस है। अभी डॉक्टर टू डॉक्टर ये बहुत वेरी करता है। कुछ डॉक्टर्स जैसे ही एंटी स्कैन पे अगर 2.4 देखेंगे तो तुरंत वो पेशेंट को गार्ड करेंगे, मे बी 14-16 वीक्स के ऊपर वो सर्वाइकल एनसर्कलाज कर ही देंगे। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका डॉक्टर आपको क्या एडवाइस कर रहा है, लेकिन एज अ पेशेंट आपको भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द केस और कब क्या चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा, आप ये बताओ कि पेशेंट को हम लोग प्रीटर्म बोल रहे हैं, पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि प्रीटर्म लेबर पेन हो रहा है, उसको क्या सिम्टम्स होंगे? बहुत सारे पेशेंट ओपीडी में कंप्लेन करते हैं कि बच्चा नीचे आ गया है, उसको क्या बोलते हैं? प्री टर्म लेबर पेन के क्या क्या चिन्ह होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, इसलिए कोई भी प्रसूता है या महिला है उसको इस बात की जानकारी होना चाहिए कि जब भी उसका नाभि के नीचे का पार्ट, लोअर एब्डोमिनल पेन, अगर वहाँ पे बार बार पेट में भारी भारी हो रहा है, पेन हो रहा है, बैक एक बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेशाब में अगर कोई जलन हो रही है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और वेजाइना में अगर बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है तो शायद उसको प्रीटर्म लेबर पेन हो सकता है। उसको ये इस बात पे ध्यान देना चाहिए। और कई बार फीमेल्स है ना, चेकअप इतना होने के बाद भी 48 to 72 आवर्स वेस्ट कर देती हैं चेकअप कराने में, और वही हमारा क्रिटिकल टाइम होता है। इसलिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करिए और अपना चेकअप कराइए। तो अगर पेशेंट को ऐसा हो रहा है तो आपके हिसाब से उसको तुरंत डॉक्टर को मिलना जाना चाहिए। सपोज़ कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं और वो डॉक्टर को नहीं मिल सकते तो वो घर पे क्या कर सकती है जब तक वो अगले दिन या 2 दिन के बाद जब भी डॉक्टर के पास जाए तो वो घर पे उस टाइम तक क्या कर सकते हैं? अभी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अपनी डॉक्टर के साथ बात कर सकते हैं तो आप फ़ोन पे अगर पॉसिबल है तो आप उनको कॉल करके इन्फॉर्म करिए कि मैं नहीं आ पा रही हूँ, तो एटलीस्ट वो टाइम बिंग आपको प्रोजेस्टेरॉन का सपोर्ट एडवाइस कर सकते हैं जो आप मेडिकल से बाय करके इमीडिएटली ट्रीट कर चालू कर सकते हैं। आप हैवी वर्क्स अवॉइड करिए, थोड़ा सा अपना आराम रखिए, बेड रेस्ट जैसा रखिए, ये सब आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग, जैसे सपना ने बोला रेस्ट करें, हम लोग CBR करके टर्म बोलते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स में होता है कंप्लीट बेड रेस्ट। दूसरा चीज़ हम लोग बोलते हैं FEE मतलब फुट एंड एलिवेशन। जब भी आप लेटे हैं तो पैर का भाग, मतलब पलंग के नीचे जो पैर के नीचे जो पाए होते हैं उसके नीचे आप 1 या 2 इंच रख दें, लगभग 4 से 6 इंच ऊंचा करके, ताकि पेल्विस का भाग
ऊपर हो जाए और प्रेफरेबली लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में सोए और पानी बहुत ज़्यादा पिए जब तक आप डॉक्टर को नहीं मिल रहे। और प्रोजेस्टेरोन का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर पेशेंट हमसे फ़ोन पे बात करता है, हमने पेशेंट को नहीं देखा है, तो एक प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक हम लोग दे देते हैं। उसको देने में कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि लिटरेचर ऐसा बोलती है कि बहुत सारे प्रीटर्म लेबर के जो कॉज होता है वो इन्फेक्शन होता है, और प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन यूरिन में या फिर वजाइनल इन्फेक्शन होता है। अच्छा, ये बताओ, अब हमारे पास सपोज़ 30 वीक्स में एक प्रीटर्म लेबर पेन का पेशेंट आ गया, तो मैं कैसे मैनेज करेंगे? कोई हाई रिस्क फैक्टर पेशेंट नहीं है, पेशेंट प्राइमरी पेशेंट है, तो हम लोग उसको कैसे मैनेज करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रीटर्म की क्या क्या कैटेगरीज होती है। तो ऐसे प्रीटर्म डिलीवरीज या ऐसे प्रीटर्म बर्थ जो 28 वीक्स से कम में होते हैं, लेस देन 28 वीक्स, उनको हम एक्सट्रीमली प्रीटर्म बोलते हैं। और जो 28 टू 32 वीक्स के बीच में होते हैं उसको हम मॉडरेट प्रीटर्म बोलते हैं। इज इट करेक्ट? एंड देन 32 टू 37, एनीथिंग अबाउट 32 वीक्स इज लाइक लेट प्रीटर्म हम बोलते हैं। तो ये कैटेगराइजेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम लोग कैटेगराइजेशन क्यों करते हैं? ताकि बच्चे का जो सर्वाइवल का जो प्रोग्नोसिस है वो इस कैटेगराइजेशन पे डिपेंड करता है। अगर 30 वीक्स के ऊपर प्रेगनेंसी है तो बच्चे का सर्वाइवल NICU में ऑलमोस्ट 90% के बेटर रहता है, और 28 टू 30 वीक्स में लगभग 80 टू 90% का सर्वाइवल रहता है, और 28 वीक्स से कम सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए, हमारा पहला टारगेट होता है कि 28-29 वीक्स तक हम लोग प्रेगनेंसी को पहुंचाएं। 30 वीक्स का मैंने एक केस सिनेरियो दिया है, सपना से बात करते हैं कि सबसे 30 वीक्स का अगर पेशेंट आता है तो हम लोग उसको ओवरऑल कैसे मैनेज करेंगे। अभी हमारी ये प्राइमरी पेशेंट है जिनकी फर्स्ट डिलीवरी है, और अचानक से उनको पेट में दर्द, और वो हमारे पास आई और हमने उनको एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करके देखा है, और हमारी जो सर्वाइकल लेंथ है वो कम हो रही है, लाइक लेस देन 2.5 सेंटीमीटर हो रही है। उनको क्रैम्प्स आ रहे हैं, पेन हो रहा है। ये हमारा केस है। तो सबसे नंबर 1 हमको ये पता है कि वो अभी 30 वीक्स है, तो हमको इस प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करना है, प्रोलॉन्ग करना है। वो हमारा पहला टारगेट होता है। तो ये जो उनको अभी हो रहा है वो क्यों हो रहा है वो हमको ढूंढना पड़ेगा। और इसमें नंबर 1 कारण है हमारे इन्फेक्शंस, जिसमें यूरिन में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, वेजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं, और कई बार ये जो लूज मोशंस हो जाते हैं, कुछ बाहर का खाया, कुछ गलत पानी पिया, उसकी वजह से ये जो हैवी, जो पतले दस्त होते हैं, जो इंटेस्टिनल मोटिलिटी होती है, वो यूट्राइन कंट्रैक्शंस को स्टार्ट कर देती है, और जिसकी वजह से प्रीटर्म लेबर पेन होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम पेशेंट को एडमिट कर देंगे, फुट एंड एलिवेशन रखेंगे, IV फ्लूइड्स चालू कर देंगे, एंटीबायोटिक्स चालू कर देंगे, और पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट रखेंगे। या तो बेड पेन दे देंगे या 3 दिन के लिए फोलिस कैथेटर लगा देंगे ताकि पेशेंट उठ के जाए नहीं। उसके अलावा हम लोग कुछ डॉक्टर्स टोकोलिसिस प्रेफर करते हैं। टोकोलिसिस का मतलब है कि यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस को बंद करने वाली दवाइयाँ क्या होता है वो लोग हम लोग अगले क्वेश्चन में डिसाइड करेंगे। और एक हम लोग फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस का कवर देंगे, और प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, ये बताओ, क्या डिहाइड्रेशन, पानी ना पीने के कारण भी लेबर पेन, प्रीटर्म लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है? पानी, जैसे मैंने कहा ना, लूज मोशन हो गया है, वैसे भी प्रेग्नेंट लेडीज़ थोड़ी फंसी होती है, पानी वो कम ही पी रही होती हैं। कई बार समर सीज़न होता है जिसके कारण भी है ना लोग डिहाइड्रेटेड होते हैं, सीवियर समर है, तो डिहाइड्रेशन भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन और प्रीटर्म लेबर पेन प्रेसिपिटेट कर सकता है। इसलिए जैसे ही पेशेंट आया हमने उनको IV फ्लूइड स्टार्ट करा है, एंटीबायोटिक सपोर्ट दिया, और हमारा जो प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट है इंजेक्टेबल फॉर्म में भी दिया है और सपोजिटरी फॉर्म में भी दिया है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इस बात पे फोकस चल रहा है कि उनके जो अभी प्रीटर्म लेबर पेन स्टार्ट हुए हैं वो अरेस्ट हो जाए, प्लस हमको एटलीस्ट 24 आवर्स टू 48 आवर्स मिल जाए बच्चे के लिए लंग मैच्योरिटी के जो इंजेक्शन है, बेटनीसॉल करके जो हमारे, बीटामिथासोन करके जो हमारा इंजेक्शन है, उसको हम एडमिनिस्टर कर पाए और हमको इतना टाइम मिले। क्या कोई फीमेल को स्ट्रेस के कारण लेबर पेन, प्रीटर्म लेबर पेन प्रेसिपिटेट हो सकता है? स्ट्रेस देखिए, अपने आप में जो स्ट्रेस है या फिर उनका प्रोफेशनल स्ट्रेस है या सोशल फैमिली इश्यूज़ है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, तो इसका ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में भी फ़र्क पड़ता है, बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी फ़र्क पड़ता है। तो डेफिनेटली स्ट्रेस रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड ऑब्वियसली एंटी इन्फ्लेमेटरी और गुड एंटीऑक्सीडेंट डाइट ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि उनके बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन लेवल है वो कम रहे। क्या प्रेगनेंसी में कोइटस या इंटरकोर्स से प्रीटर्म लेबर पेन प्रेसिपिटेट हो सकता है?
पर से सेक्सुअल एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा प्रीटर्म लेबर पेन प्रेसिपिटेट नहीं होता है, लेकिन अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, प्लेसेंटा प्रीविया या प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म, तो हम उनको ये चीज़ अवॉइड करने का बोलते हैं। अब आपने टोकोलिसिस का हमने बात किया था, तो टोकोलिसिस क्या होता है और हम लोग मेजर कौन कौन से ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स देते हैं? जैसे कि अभी अधूरे महीने दर्द चालू हो गया है, तो अब हमको उसको रोकना है, तो उन पेन्स को स्टॉप करने के लिए या अरेस्ट करने के लिए हम लोग टोकोलाइटिक्स यूज़ करते हैं। टोको मतलब जो यूट्राइन कंट्रैक्शंस है उनको स्टॉप करना है, तो उसको हमारी लैंग्वेज में टोकोलाइटिक्स बोलते हैं। और इसमें हमारे पास 2-3 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल होता है वो कैल्शियम चैनल इनहिबिटर होता है, ब्लॉकर होता है, जिसको हम निफिडिपिन के नाम से जानते हैं। ये टैबलेट के फॉर्म में दिया जाता है। और दूसरा हमारे एक नए थोड़े कॉस्टली मॉलिक्यूल आ गया है जिसको हम ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट के नाम से जानते हैं। अटोसिबान इसका कॉमन नेम अवेलेबल है। और थर्ड हमारा एक होता है मैग्नीशियम सल्फेट। अगर डिलीवरी अनअवॉइडेबल है और डिलीवरी करानी पड़ेगी तो मैग्नीशियम सल्फेट ना केवल लेबर पेन्स को अरेस्ट करने में मदद करता है, जबकि वो ओवरऑल बच्चे के लिए ब्रेन के लिए न्यूरो प्रोटेक्शन का काम भी करता है। यूट्रस एक टाइप का स्मूथ मसल है और कोई भी स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन चालू होने के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। इसलिए फिजियोलॉजी देखें तो कैल्शियम, जो भी कैल्शियम के अगेंस्ट काम करता है वो ड्रग हम लोग देते हैं। मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक निफेडिपिन की ग्रुप की ड्रग्स आती है। दूसरा मैग्नीशियम भी कैल्शियम के अगेंस्ट काम करता है, इसलिए हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं। और तीसरा ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है, तो उसका हम लोगों ने एंटागोनिस्ट भी मार्केट में आ गया है, तो उसको हम लोग एटोसिपान बोलते हैं। हर एक दवाई के अपने फ़ायदे हैं, अपने अलग अलग नुकसान हैं। निफेडिपिन से पेशेंट का ऑलरेडी पल्स प्रेगनेंसी में जो हाइपरडायनेमिक सर्कुलेशन होता है और टेकिकार्डिया होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जिन लोगों को एनीमिया होता है, जिन लोगों को हार्ट डिजीज़ होता है, उन लोगों को हम लोग देने का प्रेफर नहीं करते। मैग्नीशियम सल्फेट अपने तरफ से बहुत अच्छा है, वो ओवरऑल सबसे सेफ़ प्रोफाइल है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है या बच्चे के न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोग दे सकते हैं। और एटोसिबान अभी रिसेंटली पिछले 5-7 सालों में आया है, हालांकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव मॉलिक्यूल है, लेकिन उसके भी रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आज से कुछ 10-15 साल पहले हम लोग बीटा-2 सिंपैथेटिक माइमेटिक्स देते थे, आइसोसुक्सप्रिन करके दवाई का नाम था। उससे टेकिकार्डिया बहुत ज़्यादा होता था और बहुत ज़्यादा फ़ायदेकारक दवाई नहीं थी। अभी आजकल हम लोग वो देना पसंद नहीं करते। अच्छा, ये टोकोलाइसिस जैसे आपने बोला, हमको मिनिमम 24 से 72 घंटे का टाइम मिल जाता है, वो किस लिए मिल जाता है, कौन सा स्टेरॉयड कवर देते हैं और कौन कौन से हम लोग इंजेक्शन स्टेरॉयड में देने का प्रेफर करते हैं, वो बताइए थोड़ा। ये जो हमने प्रीटर्म लेबर पेन को हम जो अरेस्ट करना चाहते हैं वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि बच्चे की लंग मैच्योरिटी, क्योंकि हमको पता है कि अभी 34 वीक्स नहीं हुए और लंग कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुआ है, तो लंग मैच्योरिटी के लिए हमारे पास कुछ इंजेक्शंस अवेलेबल है और वो हम देना चाहते हैं और उनका एक प्रॉपर कोर्स होता है। इसमें हमारे 2 मेजर मॉलिक्यूल होते हैं, एक बीटा मिथासोन और एक डेक्सामिथासोन। दोनों ही अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं। तो ये जो 24 to 48 आवर्स का हमको जो टाइम मिल जाता है, तो उसमें हम ये इंजेक्शंस दे पाते हैं, क्योंकि इनको 12th आवरली या 8th आवरली देना पड़ता है और इसका कोर्स कंप्लीट होने में 24 to 48 आवर्स लगते हैं। मतलब ये हम लोग बीटा मिथासोन स्टेरॉयड कवर इसलिए देते हैं ताकि बच्चे की लंग मैच्योरिटी आ जाए। लंग मैच्योरिटी अगर आ गई तो बच्चे को NICU में शायद वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं हो अथवा बहुत कम हो और सर्फेक्टेंट की रिक्वायरमेंट बहुत मिनिमल हो जाती है, तो पेशेंट का NICU का एक्सपेंडिचर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसमें मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहूँगी, क्योंकि हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी प्राइमरी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट लेडी है जो टोटली नॉर्मल है, कोई हाई रिस्क नहीं है। लेकिन आजकल सारी प्रेगनेंसीज मोस्टली हाई रिस्क होती है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, IVF प्रेगनेंसीज, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शंस। तो रूटीन में ही डॉक्टर्स अराउंड 32 वीक्स के आसपास प्रोफाइलेक्टिक बीटा मिथासोन इंजेक्शंस पेशेंट में कंप्लीट डोज में दे ही रहे। ये 30 वीक्स वाला पेशेंट आया, हमने इसको टोकोलिसिस स्टार्ट कर दिया, स्टेरॉयड भी दे दिया, 2 दिन हो गए, फिर हम लोग क्या करेंगे? डिस्चार्ज कर देंगे पेशेंट को? अभी हम लोगों को डिलीवरी कराना हमारा टारगेट में है ही नहीं। हम सब कुछ अरेस्ट करना चाह रहे थे और सबसे पहले हम हमारा स्टीरॉयड कवर दे रहे थे। अब लकीली फॉर्चुनेटली स्टीरॉयड कवर भी हो गया और पेशेंट के लेबर पेन्स अरेस्ट हो गए हैं और हमको अभी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है। जितना भी दिन खींचेगा वो हमारे नियोनेटल सर्वाइवल और प्रोग्नोसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो एक अप्रोप्रिएट टाइम में भी 48 to 72 आवर्स हम उनको एडमिट करके रखते हैं। एंड वंस द बेसिक पेरेंटल इंजेक्शंस का भी जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है तो पेशेंट को हम घर जाने दे सकते हैं विद एडिक्वेट डोज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सपोजिटरीज, प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस और मे बी फॉलिस कैथीटर हम कुछ दिनों के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो हम उनको कंप्लीट बेड रेस्ट के साथ और फुट एंड एलिवेशन के साथ घर पे डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये एंटीबायोटिक का कोर्स हम लोग कितना दिन देंगे? 2 दिन हॉस्पिटल में हमने इंजेक्टेबल दिया, उसके बाद घर पे कुछ 3-4-5 दिन का देंगे या बंद कर देंगे? एंटीबायोटिक्स का जो कोर्स होता है वो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है डॉक्टर्स भी एब्रप्टली बंद कर देते हैं और पेशेंट भी एब्रप्टली बंद कर देते हैं कि अब तो सब ठीक हो गया और ये दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी एंटीबायोटिक का मिनिमम कोर्स 5 to 7 डेज का होता है, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम कि उनको क्या तकलीफ है। अगर आपकी वेजाइनल स्वैब या यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा आया है तो उसको 7 डेज तक दिया जाता है। 5 to 7 डेज का कोर्स होता है, उसमें फर्स्ट 48 आवर्स हम उनको पेरेंटल इंजेक्शंस के फॉर्म में दे रहे होते हैं और बाद में हम उनको ओरल टैबलेट्स के साथ डिस्चार्ज करते हैं। शुरुआत में हमने बात किया था सर्वाइकल स्टिच के बारे में। सर्वाइकल स्टिच हमने ले लिया, वजाइनल इन्फेक्शंस बहुत नोन कॉज हैं प्रीटर्म लेबर पेन के। तो प्रेगनेंसी में क्या हम लोग ऐसा प्रोफाइलेक्टिक वजाइनल एंटीबायोटिक टैबलेट्स दे सकते हैं? उसका कुछ रोल होता है? और दूसरा, अगर हम लोग पेशेंट को पास हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म लेबर पेन है तो ऐसे पेशेंट्स में प्री एंड प्रोबायोटिक का कोई रोल है क्या? जी, प्री एंड प्रोबायोटिक की बात यहाँ पे बहुत कॉमन है। मार्केट्स में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आ रहे हैं, बहुत सारी फार्मा कंपनीज लेके आ रही है, बट डेफिनेटली प्री और प्रोबायोटिक का डेफिनेट रोल है। एंड नॉट ओनली थ्रू सप्लीमेंट्स बट थ्रू डाइट ऑल्सो एंड हाउ दे आर मेंटेनिंग देयर हाइजीन। क्योंकि यहाँ पे जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं वो बेसिकली प्रेगनेंसी इज़ अ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, जिसकी वजह से एक प्रेग्नेंट फीमेल, कई बार वो बोलते हैं कि हमको तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब हम यूरिन कल्चर कराते हैं तो उनको यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन में एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया और कल्चर रिपोर्ट्स में इन्फेक्शंस आते हैं, खास तौर से जिनको प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म है और ख़ास तौर से जो डायबिटिक्स है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इन्फेक्शन को स्क्रीन कंट्रोल में रखने के लिए प्रोबायोटिक्स का रोल, जो हम रेगुलर बेसिस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबायोटिक्स यूज़ करना चाहते हैं, जो टाइम टू टाइम हम प्रेगनेंसी के डिफरेंट वीक्स ऑफ जेस्टेशन में हम प्रेस्क्राइब कर रहे होते हैं। साथ में हाई प्रोबायोटिक डाइट इन द फॉर्म ऑफ कर्ड, जैसे हम बोलते हैं कि योगर्ट जो कर्ड है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोबायोटिक है, तो उसका इंटेक उनका डेली होना चाहिए। हफ्ते में एक बार ले लिया ये नहीं होता है, हर दिन उनका एडिक्वेट अमाउंट में इंटेक होना चाहिए। मे बी 1 to 2 bowls ऑफ कर्ड, लो फैट कर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, छाछ जो होती है लिक्विड्स, उस बहाने उनके बॉडी में लिक्विड ज़्यादा जाएगा। फाइबर, गुड फाइबर डाइट जैसे सैलेड्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए और होल ग्रेन्स, पूरे होल ग्रेन्स जो होते हैं जैसे दलिया है, ओट्स हैं, जो मोटा अनाज है उसको अपने डाइट में इंक्लूड करिए और अपना हाइड्रेशन, वाटर इंटेक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। और बार बार यूरिन पास करना है, एवरी 1 to 1.5 आवर्स उनको यूरिन पास करने जाना चाहिए, जिससे उनके टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो और जिसके कारण उनको यूरिन में इन्फेक्शन ना हो। पेशेंट को अगर प्रेगनेंसी रहने के पहले बार बार पीआईडी या वजाइनल डिस्चार्ज की कंप्लेन रहती है, या फिर पेशेंट को प्रेगनेंसी रहने के पहले बार बार यूटीआई की हिस्ट्री होती है, तो ऐसे पेशेंट्स मोर प्रोन होते हैं प्री टर्म लेबर के लिए। ऐसे पेशेंट्स में हम लोग प्रोफाइलेक्टिक कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक देने के बाद पेशेंट्स को रोटेटिंग स्ट्रेन्स ऑफ प्रीबायोटिक्स देते हैं। रोटेटिंग स्ट्रेन्स मतलब एक ही स्ट्रेन ऑफ प्रीबायोटिक हम लोग बार बार नहीं देते, प्री प्रोबायोटिक अलग अलग स्ट्रेन्स देते हैं। 2 to 3 वीक्स का कोर्स दिया, फिर 2 to 3 वीक्स का गैप रखा, फिर 2 to 3 वीक्स का अलग स्ट्रेन दिया। ऐसे हम लोग 32 वीक्स तक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, 30 वीक्स पे पेशेंट प्री टर्म लेबर पेन के साथ तो आया, हमने उसको अरेस्ट भी कर लिया। अरेस्ट करने के पहले या अरेस्ट करने के टाइम पे या जब पेशेंट आया तो वो लीकिंग होके भी आ गया, उसको रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स भी हो गया, उसका पानी गिर गया, तो भी क्या हमारा प्रोटोकॉल सेम रहेगा? तो भी हम लोग उसको स्टेरॉइड कवर दे के खींचने का कोशिश करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन दे के। अभी आपने ऐसा केस बताया है कि जहाँ पे बैक ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर हुआ है। अब इसमें 2 चीज़ हो सकती है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप लीकिंग हो रही है और फ्रैंक लीकिंग हो रही है। फ्रैंक लीकिंग हो रही है तो भी हम लोग ये प्रोटोकॉल हमारा चालू करेंगे, फुट एंड एलिवेशन, प्रोजेस्टेरॉन, एंटीबायोटिक्स, टोकोलाइटिक्स, क्योंकि अभी हमारे लिए लंग मैच्योरिटी नहीं आई है बच्चे की, और लंग मैच्योरिटी के लिए हम लोग उनको डिलीवरी के पहले बीटामिथासोन या डेक्सामिथासोन का कंप्लीट कोर्स उनकी बॉडी में चला जाए, वो हमारे लिए नंबर 1 टारगेट होगा। तो ये हम करेंगे। लेकिन कई बार जो ड्रॉप बाय ड्रॉप लीकिंग है, जिसको हम हाई लीकिंग भी बोलते हैं, जो शुरू में लीकिंग के फॉर्म में होता है और बाद में वो स्टॉप भी हो जाता है, तो उस तरह के केसेस में हम प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग करना चाहेंगे विद वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी। और इसमें इस
तरह के केसेस में हमारे लिए इन्फेक्शन स्क्रीनिंग लाइक उनका CRP लेवल्स और उनके वेजाइनल इन्फेक्शंस बॉडी में या कोरियोअम्निनाइटिस ना हो, वहाँ तक हम उसको खींच पाएंगे। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मतलब अगर बैग ऑफ वाटर फट गया है, वो लीकिंग हो गया और 30 वीक्स है, ऐसे पेशेंट्स में 1 हफ्ते का हम लोगों ने एंटीबायोटिक दिया, फिर हम लोग हर हफ्ते उसका CRP करवाते हैं। CBC CRP जैसा सपना ने बोला, इन्फेक्शन स्क्रीनिंग करते हैं। और अगर CBC CRP ठीक रहता है तो हम लोग कुछ नहीं करते, पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट, फुट एंड एलिवेशन, गुड हाइड्रेशन और लोकल हाइजीन मेंटेन करने का, और नो PV, स्ट्रिक्टली नो PV वाजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना है। और हमारा टारगेट रहता है कि एटलीस्ट हम लोग 34-36 वीक्स तक खींचे और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमको क्या करना है। अगर हम लोग बार बार PV करेंगे तो असेंडिंग इन्फेक्शन करके कोरियोअम्निनाइटिस बढ़ सकता है, कोरियोअम्निनाइटिस के कारण हमको डिलीवरी जल्दी करवाना पड़ सकता है। तो अगर पानी गिर जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको डिलीवरी करानी है, हम लोग उसको खींच सकते हैं और काफ़ी पेशेंट्स को हमने खींचा भी है। अच्छा, ये इस प्रोसेस में टोकोलिसिस हम लोग मैक्सिमम कितना दिन देते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? मैंने प्रेस्क्रिप्शंस देखे लोगों के 34 वीक्स 35 वीक्स तक चालू रहता है। टोकोलिसिस कितना दिन तक देना चाहिए हमको? मोस्टली हम लोग यहाँ 48 to 72 आवर्स के लिए दे रहे हैं और साथ में हम प्रोजेस्ट्रॉन सपोर्ट दे रहे हैं। अब टोकोलाइटिक जो टैबलेट्स आपने जिसका जिक्र करा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स आज भी उसको यूज़ करते हैं, जिसको हम आइसॉक्स सुप्रीम के नाम से जानते हैं, और वो देते हैं, पर अभी हमको इसकी जानकारी नहीं है कि वो रियली कितना हेल्पफुल है। बट एक बार प्रीटर्म लेबर पेन अगर अरेस्ट हो गया है तो उसके बाद हमारा प्रोजेस्ट्रॉन सपोर्ट नंबर 1 रहेगा और थोड़ा कंप्लीट बेड रेस्ट और फुट एंड एलिवेशन, ये 3 चीज़ों के साथ हम उनको प्रेगनेंसी को खींचना चाहेंगे। और अगर 1 वीक खींच जाता है तो 1 वीक के बाद हम लोग फिर से एक स्टीरॉइड का जो लंग मैच्योरिटी के इंजेक्शन का कोर्स है वो हम रिपीट कर सकते हैं। ये प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट हम लोग कितना वीक्स तक देने की ट्राई करते हैं? कब तक देने का ट्राई करते हैं? अगर 34 वीक्स या 36 वीक्स आपके हिसाब से कब तक हमको देना चाहिए? यहाँ पे क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी प्रेगनेंसी 37 वीक्स तक खींचे, तो अभी तो जो 30 या 32 वीक्स का बेबी था, अगर हम उसको पहला कट ऑफ है कि 34 वीक्स तक कम से कम हम खींचे, क्योंकि 34 वीक्स पे लंग मैच्योरिटी कंप्लीट हो रही है। और अगर 34 वीक्स पर वो खींच गया है तो हम ट्राई करते हैं कि हम ग्रीडी होते जाते हैं, हम 37 वीक्स तक प्रेगनेंसी को ले जाने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे का जो ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो टोटली कंप्लीट हो जाए। ये प्री टर्म लेबर के टाइम पे अगर हमने पेशेंट को 2-3 दिन अपने पास रखा तो पेशेंट को कुछ स्पेसिफिक डाइट लेना चाहिए या वो सब कुछ खा सकते हैं? क्योंकि पेशेंट कंप्लीट बेड रेस्ट पे है, फुट एंड एलिवेटेड है, तो खाना हमको ऐसा देना पड़ेगा जो उनको इजीली पचे। बहुत ज़्यादा हैवी हम नहीं दे सकते हैं। इवन जो स्प्राउट्स वगैरह भी है तो उसको हम थोड़ा सब्जी करके या उबाल कर बोलते हैं, क्योंकि पेशेंट चल फिर नहीं रहा है, तो ये सब उसको हैवी पड़ेगा। और पाँव भी उसके ऊंचे हैं, तो जो रिफ्लक्स हो सकता है, उनको गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, तो इनको हल्का डाइट लेना है। अगेन हमको थोड़ा प्रोटीन इंटेक पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी बच्चे का बर्थ वेट भी कम है, क्योंकि अभी वो कंप्लीट उसका फुल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो बच्चे का बर्थ वेट बढ़ाने के लिए हम लोग उनको हाई प्रोटीन, थोड़ा सेमी सॉलिड लिक्विड डाइट एडवाइस करते हैं, गुड हाइड्रेशन और हाई फाइबर डाइट विद गुड प्रोबायोटिक्स। ऐसे पेशेंट्स में जब हम लोग प्रोजेस्टेरोन वजाइनल कैप्सूल देते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन होती है, तो क्या कॉन्स्टिपेशन के कारण प्रीटर्म लेबर पेन दोबारा प्रेसिपिटेट हो सकता है? और ऐसे प्रेसिपिटेट ना हो तो क्या हम लोग स्टूल सॉफ्टनर प्रेस्क्राइब कर सकते हैं उसको? कॉन्स्टिपेशन का कारण है कि हम लोग उनको प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट दे रहे हैं। प्रोजेस्टेरोन इज द हार्मोन जो ओवरऑल जो मोटिलिटी है उसको कम कर रहा है, तो उसी कारण से उनको कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है। और जिनको ये टेंडेंसीज प्रेगनेंसी के पहले ज़्यादा होती थी उनको ये और ज़्यादा हो जाती है, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये अभी प्रीटर्म लेबर के आसपास ही नहीं, उनको पहले से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो हमको उन तरह के पेशेंट्स में हम स्टूल सॉफ्टनेस एडवाइस कर सकते हैं, सब कुछ कंट्रोल वे में देना है। और यहाँ पर डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो फाइबर रिच डाइट लेंगे तो उनका वो ऑटोमेटिक उनका स्टूल का प्रॉब्लम कंट्रोल में रहेगा। कुछ डॉक्टर्स हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कैप्रिएट इंजेक्शन देते हैं। 30 वीक्स पे अगर पेशेंट आया वीकली एक बार देते हैं, तो वो इंजेक्शन क्या हम लोग 4-5 वीक्स के लिए दे सकते हैं? कितना फ़ायदा कारक होता है? जी, जो इंजेक्शन है हम दे सकते हैं। हम लोगों का ओवरऑल एक्सपीरियंस इंजेक्शन के साथ अच्छा है। इसको ट्वाइस वीकली और वीकली भी दे सकते हैं। कुछ डॉक्टर्स इसमें बिलीव नहीं करते हैं। कई बार इंजेक्शंस के बाद पेशेंट को एब्सेस हो जाते हैं, क्योंकि दे आर ऑयली एंड दे आर पेनफुल। कुछ लोग एक बार इंजेक्शन लेने के बाद दूसरे इंजेक्शन के लिए टोटली मना कर देते हैं।
लेकिन इसमें सबसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चे को प्रेगनेंसी को खींचना चाह रहे हैं, इसलिए डॉक्टर और पेशेंट दोनों को आपस में मिलके काम करेंगे एज अ टीम, तो हम एक स्वस्थ और तंदुरुस्त बच्चे को बाहर ला पाएंगे। एक आखिरी क्वेश्चन, रेस्क्यू सर्कल आज रेस्क्यू सर्वाइकल स्टिच 28-29 वीक्स पे पेशेंट आपके पास आया, सर्वाइकल लेंथ उसकी बॉर्डर लाइन 1.52 सेंटीमीटर है, तो क्या उस पेशेंट में हमको रेस्क्यू सर्वाइकल स्टिच लेना चाहिए, ले सकते हैं, और उसके क्या फ़ायदे हैं, कितना वीक्स प्रेगनेंसी खींचने का हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपने एक बहुत ही बॉर्डर लाइन केस दे दिया है कि जो वो प्रेगनेंसी बिल्कुल डिलीवरी के पास है, तो 28-30 वीक्स पे रेस्क्यू सर्कलाज में अगेन एक कंट्रोवर्शियल हो गया, थोड़ा अलग अलग डॉक्टर्स की अलग अलग राय है। अगर वो हम प्री टर्म लेबर पेन को अगर अरेस्ट कर पा रहे हैं और फुट एंड एलिवेशन और बेड रेस्ट के साथ अगर प्रेगनेंसी को पोस्टपोन कर पा रहे हैं, तो हम लोग उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, और इसमें अलग अलग डॉक्टर्स की अलग अलग राय है। आप क्या बोलेंगे? अगर मेरा प्रेशियस प्रेगनेंसी है, पास हिस्ट्री ऑफ प्री टर्म डिलीवरी है, पेशेंट को लाइव इश्यू एक भी नहीं है, तो हम लोग ऐसे पेशेंट्स में क्या करते हैं, पेशेंट को पुअर प्रोग्नोसिस तो समझाते हैं, स्टीरॉयड कवर एंटीबायोटिक चालू करके फुट एंड एलिवेशन रखते हैं लगभग 6 to 12 इंचेस का, और फोलिस कैथेटर डालते हैं, और पेशेंट को बोलते हैं कि हम लोग 24 आवर्स वेट करेंगे, अगर आपका पेन बंद हो गया तो हम लोग सर्वाइकल स्टिच ले लेंगे, और अगर पेन नहीं बंद हुआ तो फिर सर्वाइकल स्टिच नहीं लेंगे, क्योंकि चालू पेन में अगर हमने सर्वाइकल स्टिच लिया तो वो सर्वाइकल स्टिच लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, पेशेंट को वैसे भी डिलीवरी हो जाएगी। अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि फर्स्ट 12 आवर्स के अंदर हमारा कितना प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट ज़्यादा है। हम लोग प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट पे बहुत मानते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा हम लोग ऐसे पेशेंट्स में हम लोग एटोसिबान का भी ट्राई कर सकते हैं, हालांकि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, पर स्टडीज़ बहुत अच्छे बोलती है कि एटोसिबान हम लोग दे सकते हैं, तुरंत देना चाहिए, डिलीवरी का पेन चालू हो जाए 6 to 8 आवर्स के अंदर उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आखिरी में पेशेंट्स के लिए कैरी होम मैसेजेस क्या है प्री टर्म के लिए, आप ये बताएं थोड़ा सा। कुछ और ऐड करें। अभी जैसे आपने अटोसिबान की जो बात करी है, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे कॉस्ट भी देखनी पड़ती है, क्योंकि अगर प्रीटर्म लेबर पेन चालू हुआ है, अब अटोसिबान अपने आप में कॉस्टली इंजेक्शन है, उसका कॉस्ट हुआ, बाद में अगर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे और डिलीवरी हो गई तो डिलीवरी का भी चार्ज होगा उनका, प्लस NICU एडमिशन होगा बच्चे का, और अगर बच्चे का वज़न लेस देन 1 kg या लेस देन 1.5 kg होता है तो बच्चे का जो ओवरऑल NICU स्टे होता है वो भी काफ़ी लंबा होता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारा हमको फाइनेंशियल प्लानिंग कपल्स को करनी पड़ेगी, और इस चीज़ का मेजरली ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कितना फ़ायदेमंद हो रहा है। कैरी होम मैसेज बताएं। जी, टेक होम मैसेज यही है कि कभी भी प्रसूता को, महिला को अगर लोअर एब्डोमिनल पेन है, लूज मोशंस है, तो तुरंत अपने डॉक्टर्स के पास रूटीन चेकअप के लिए आइए, चेक करवाइए, कहीं उनको अधूरे महीने कोई डिलीवरी का दर्द तो नहीं चालू हो गया, क्योंकि टाइम रहते अगर आप डॉक्टर के पास आएंगे तो ही हम उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। एक बार अगर बच्चा नीचे आ गया, बच्चेदानी का मुंह खुल गया या पानी गिर गया, तो उसके बाद हम बहुत ज़्यादा उनको हेल्प नहीं कर पाते हैं। मेरे 2 कैरी होम मैसेज हैं। एक तो कोई भी वाइट डिस्चार्ज को, कोई भी लोअर एब्डोमेन पेन को, और कोई भी बर्निंग यूरिन को नेग्लिजेंट ना करें, तुरंत डॉक्टर को मिलें और उसका ट्रीटमेंट करवाएं। अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर को TVS करने पे इंसिस्ट करें, और सर्वाइकल लेंथ ही देखें, पीपर वजाइनल करके हम लोगों को सर्वाइकल लेंथ पता नहीं चलती है। और दूसरा चीज़, मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी प्रकार का बॉडी में इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हो, फीवर हो, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, यूरिन इन्फेक्शन हो या वजाइनल इन्फेक्शन हो, वो प्री टर्म लेबर पेन को प्रेसिपिटेट कर सकता है। और जेनेटो यूरिनरी इन्फेक्शन हो, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हो, डेंटल हो, कोई भी, और ये सारे इन्फेक्शन को ट्रीट करने से बेहतर हमको ये प्रिवेंट करने के ऊपर ज़्यादा रखना चाहिए। यूरिन में इन्फेक्शन, अगर वाटर ड्रिंकिंग ज़्यादा होगा 3 से 4 लीटर, तो ज़्यादा प्रिवेंट कर सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन मतलब पेट का इन्फेक्शन, बाहर ना खाना, पानी उबाल के पीना, नाखून काट के रखना, इन सब चीज़ों से ज़्यादा प्रिवेंट हो सकता है। डेंटल इन्फेक्शन, जैसा सपना ने बोला, गुड ओरल हाइजीन, प्रॉपर यूसेज ऑफ मल्टीपल वैरायटी ऑफ टूथपेस्ट, ओरल माउथ वॉश अगर करें, बराबर प्रॉपर डेंटल चेकअप करें, और वजाइनल इन्फेक्शन अगर वाइट डिस्चार्ज हो तो उसका प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट लें। प्री एंड प्रोबायोटिक्स का गुड एक्सेसिव यूज़ करें, क्योंकि उनका कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें प्री टर्म लेबर को प्रिवेंट कर सकती हैं, और ये सारी मेडिसिन अगर पूरी प्रेगनेंसी में भी चालू रखें तो उसका टोटल कॉस्ट NICU का 1 दिन के कॉस्ट से भी कम आएगा।
इसलिए उस पर डॉक्टर पे भरोसा रख के वो सारी चीज़ें करें और इन्फेक्शन शुड बी प्रिवेंटेड रादर देन क्योर्ड। जितना हमारा एम हो सके उसको प्रिवेंशन पे होना चाहिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आपको हमको ज़रूर कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।